वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं आईसीएससी क्लास 10 फिजिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, अभी वर्क का एसआई यूनिट क्या है? जूल है। तो इसका मतलब एसआई यूनिट ऑफ वर्क को डिफाइन करना मतलब 1 जूल वर्क को डिफाइन करना है। तो इस तरह से डेफिनेशन होगा, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces an object by 1 meter in its own direction, 1 joule of work is done। ठीक है, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यदि 1 न्यूटन फोर्स लेंगे और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए थीटा 0, तभी 1 जूल ऑफ वर्क होगा। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन लिखना है। तो दूसरे क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो एसआई यूनिट जूल हो गया, ठीक है, तो 1 जूल, और सीजीएस यूनिट आर्क हो गया, तो 10 टू द पावर 7 आर्क। तो ये हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मीटर स्केल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम व्हेन सपोर्टेड एट 60 सेंटीमीटर मार्क एंड mass m is suspended from 90 centimeter mark as shown in the diagram. State with reasons whether weight of the scale is greater than, less than or equal to weight of the mass m। तो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए बताया है। तो हम देख सकते हैं, जो मास ये 90 में है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पाइवोटेड पॉइंट 60 में है। तो ये डिस्टेंस देखिए 30 मीटर होता है, ये 30। और वेट ऑफ द स्केल के बारे में बताया। वेट कहाँ एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। ये मीटर स्केल है, मीटर स्केल मतलब ये 0, ये 100। तो ये 50 सेंटीमीटर में वेट ऑफ द स्केल एक्ट करेगा। तो अभी ये वेट है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। तो हम जानते हैं कि कम डिस्टेंस होने से ज़्यादा फोर्स लगता है। तो वेट कम डिस्टेंस में लग रहा है, इसलिए ये इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो वेट इज़ मोर देन द वेट ऑफ मास बिकॉज इट इज़ एक्टिंग एट द स्मॉलर डिस्टेंस। अब इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मोमेंट क्या है? W इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इसका मोमेंट क्या है? फोर्स m इंटू डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस है 30। तो ये W इक्वल्स टू m 30/10। तो W इज इक्वल टू 3m हो गया। देखिए, तो ऐसे कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हैं। तो W इज ग्रेटर देन m, क्योंकि W इज 3 टाइम्स द मास। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका आंसर हो जाएगा, द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो लोड बाय एफर्ट। मशीन में ये यूज होता है मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो फॉर एन आइडियल मशीन। जब आइडियल मशीन होता है तो ये एफिशिएंसी 100% होगा या 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है MA/VR, और एफिशिएंसी यहाँ पर क्या है? आइडियल मशीन। तो आइडियल मशीन में 1 लगाना है, तो MA/VR। तो इसका मतलब हो गया MA इज इक्वल टू VR। तो आपको सिर्फ लिख देना है MA इज इक्वल टू VR। ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने बताया, आपको सिर्फ लिखना है व्हाट इज़ द रिलेशन, बस MA इज इक्वल टू VR। तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ सिंगल पुली विच इज़ यूज टू मल्टीप्लाई द फोर्स। तो ये सिंगल पुली रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए मूवेबल पुली रहेगा। ठीक
ठीक है, सिंगल मूवेबल पुली। और चेंजेस द, नेम द टाइप ऑफ सिंगल पुली विच इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये सिंगल फिक्स्ड पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। तो एट इट्स सेंट्रॉइड, या आप लिख सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, या सेंट्रॉइड बोल के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेन रेक्टेंगुलर शीट ऑफ कार्डबोर्ड। तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, at the point of intersection of diagonals। at the point of intersection of diagonals, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, लाइट का है। A light ray suffers reflection and refraction at the boundary while passing from air to water. Draw a neat level diagram to show this situation. तो यहाँ पर एक सरफेस ले लीजिए, ये वाटर है, डेंसर मीडियम, ठीक है, ये रेयर मीडियम एयर है। तो यहाँ से मान लीजिए एक लाइट आ गया। अभी यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री ये सरफेस के साथ मार्क करेंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री मार्क किया। अभी ये जाएगा एयर टू वाटर, तो रेयरर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप क्या करना है, इसको ये ओरिजिनल डायरेक्शन, ये इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अभी रिफ्लेक्टेड भी होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एंगल मेज़र करना है। ये एंगल मेज़र कीजिए। देखिए मैंने ये 50 डिग्री बनाया, तो इस साइड भी 50 डिग्री में ये रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना था ये 50 डिग्री, इधर नॉर्मल के साथ 50 डिग्री बनाए। ये हो गया नॉर्मल के साथ 50, ये भी 50 हो जाएगा ऐसे। ये तो ये रिफ्लेक्टेड रे। और जब भी फिजिक्स डायग्राम आप बनाएंगे, लेबलिंग करना है। इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल। कभी कभी ऐसे बना देते हैं, तो लेकिन हमेशा प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर 2A। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन भी दिखाना, रिफ्रैक्शन भी दिखाना। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, refractive indices of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively. In which of the two media does the light travel faster? What is the ratio of the speed of light in these two media? ठीक है, तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। इसका मतलब रेयरर मीडियम में ज़्यादा स्पीड होगा, डेंसर मीडियम में कम स्पीड होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही बताता है,
जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा। तो अभी देखिए ये 3/2 है, ये 1.5 है और ये 1.33 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा है तो इसमें स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। और जो रेयरर मीडियम है, रेयरर देन दिस, उसमें स्पीड ज़्यादा होगा। तो इन विच ऑफ द टू मीडिया डज द लाइट ट्रैवल फास्टर? फास्टर होगा वाटर में। तो याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी बताता है और ज़्यादा डेंसिटी होने से कम स्पीड होगा। अभी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस टू मीडिया? तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जो Vg होता है Vg/Vw, मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अभी जैसे हमने क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया। तो इसलिए μg नीचे लिखिए, μw ऊपर लिखिए, ठीक है। Vw नीचे है या μw ऊपर आएगा, क्योंकि V और म्यू में वो रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 8/9 है, तो ये 8:9, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द टू लेंसेज कॉन्केव और कन्वेक्स ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज? तो जब ये वर्चुअल इमेज का बात आता है तो ये कॉन्केव होगा। कन्वेक्स क्या करता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। तो कॉन्केव इज द आंसर। विच लेंस कैन प्रोड्यूस इमेज ऑफ सेम साइज? अब कॉन्केव क्या होता है, वर्चुअल होता है और डिमिनिश्ड होता है, हमेशा वर्चुअल, हमेशा डिमिनिश्ड। तो सेम साइज तो कॉन्केव नहीं दे सकता, तो ये कन्वेक्स होगा, क्योंकि कॉन्केव हमेशा याद रखिए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। तो ये कन्वेक्स लेंस सेम साइज का दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम so two waves A and B have wavelengths 0.1 nanometer and 900 nanometer respectively. Name two waves. तो वेवलेंथ के हिसाब से आपको नेमिंग करना है। तो इसका आंसर होगा ये एक्सरे होगा और ये इंफ्रारेड रे होगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो वेवलेंथ रेंज है उससे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ वायलेट और रेड का याद कर सकते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम जो वेवलेंथ है वो याद कर सकते हैं। तो लेकिन ये जब क्वेश्चन दिया है तो इसको हम 0.1 नैनोमीटर होता है एक्सरेज और इसका इंफ्रारेड। नेक्स्ट है, अ कॉइन लाइज एट द बॉटम ऑफ अ ट्रफ, द हाइट ऑफ वाटर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द अपरेंट डेप्थ। तो ये हो गया रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। तो म्यू कितना है 4/3, रियल डेप्थ 15 और अपरेंट डेप्थ आपको निकालना है। तो x ले लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45/4, तो हो जाएगा 1.25। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर। अभी हमेशा फिजिक्स का आंसर में, न्यूमेरिकल का आंसर में यदि यूनिट चाहिए तो यूनिट देना पड़ता है, नहीं तो 1 मार्क्स चले जाएगा आपका। तो ये यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ भी सेंटीमीटर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। A wave passes from one medium to another medium. Mention one property of the wave which changes. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, स्पीड चेंज करता है, वेवलेंथ चेंज करता है, तो दोनों में से एक लिखना है। Which does not change,
तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन VI ग्राफ है। VI ग्राफ फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द टू A और B रिप्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखना है कि स्लोप से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो अभी हम किसका स्लोप ज़्यादा है, तो जो एक्स एक्सिस के साथ ज़्यादा एंगल बनाता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है। देखिए एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये ज़्यादा एंगल बना रहा है, ये कम कर रहा है। तो बी का ज़्यादा एंगल है तो बी का स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप ज़्यादा है तो बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो आर बी इज़ ग्रेटर देन आर ए। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ बी इज मोर देन स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए। तो ये याद रखिए। तो अब रेजिस्टेंस बी का ज़्यादा है। अभी सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ का फॉर्मूला आपको मालूम है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मान लीजिए 2 रेजिस्टर्स है तो R1 प्लस R2, और पैरेलल में क्या होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये क्या करता है, जो RP होता है वो लेस देन R1 एंड R2, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जो ये कंबाइन करते हैं उससे भी कम हो जाता है। और इसमें देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली RS इज ग्रेटर देन R1 R2, दोनों से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है RS इज ग्रेटर देन RP। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज जो होगा वो पैरेलल से हमेशा बड़ा होगा, इसलिए अभी ये RB बड़ा है तो B इज सीरीज। सो विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आंसर होगा B, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है। तो ये आपको समझना है। व्हिच फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ enables you to come to the conclusion। तो हमने दो चीज़ हमने याद किया है ना, स्लोप, रेजिस्ट, द फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ enables you to come to this conclusion। तो हमने रेजिस्टेंस यहाँ लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस पता किया, फिर आपने कौन सीरीज है कौन वो बताया। विच हैज़ मोर हीट, 1 ग्राम ऑफ आइस और 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली जब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं तभी वो वाटर बनता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो जो एक्स्ट्रा हीट दिया जाता है वो वाटर में रहेगा विदाउट राइज इन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। इसलिए आंसर है ये 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius absorbs latent heat to melt into water without rise in temperature। ये हो गया आंसर। तो टेम्परेचर तो वही रहेगा 0, लेकिन जो हीट दिया है हमने आइस को वो अभी वाटर बना देगा और वो हीट वाटर के पास रहेगा, इसलिए वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगा। इन विच यूनिट डज द इलेक्ट्रिक मीटर इन अ हाउस मेजर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इसको लिखना है किलोवाट आवर। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन किलो SI यूनिट। अभी ये एनर्जी का बात आ रहा है, तो 1 किलोवाट आवर इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी,
दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों का रिलेशन। स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव। तो ये साउंड वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर, है ना। तो एयर में 330 मीटर पर सेकेंड से चलता है, लेकिन लाइट जो है बहुत ज़्यादा स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर। तो इसमें स्पीड का डिफरेंस हो गया। फिर साउंड वेव इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड लाइट वेव इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। तो अलग अलग टाइप से ये लोग मूव करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग द प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव, यानी कि सेम डायरेक्शन में रहेगा। पार्टिकल वाइब्रेशन जो करेगा, साउंड वेव भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। और लाइट वेव क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसमें वाइब्रेट करते हैं, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव, यानी कि वेव जिधर जाता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेंगे। लेकिन साउंड वेव में सेम डायरेक्शन, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड साउंड वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये हो गया दो डिफरेंस। तो क्वेश्चन 4 में जाते हैं। A certain radioactive radiation which when emitted from a nucleus leaves the mass of the nucleus unchanged but the atomic number increased by 1. Identify the radiation. अभी देखिए 3 टाइप का रेडिएशन होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, है ना। रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होता है अल्फ़ा बीटा गामा, और इसमें बताता है मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो ये बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशन, बीटा रेज। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक द रेडिएशन मेंशन, तो आप लिख सकते हैं इट आयनाइजेस द गैस molecules, it ionizes the gas molecules। तो ये इतने लिख सकते हैं, ये इसका आयनाइजिंग पावर है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशन का 2 प्रॉपर्टी, तो आप लिख सकते हैं दे हैव हीटिंग प्रॉपर्टी एंड दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और आप चाहे तो और भी जो प्रॉपर्टीज कॉमन प्रॉपर्टीज में है वो उसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। जो कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ना है और उसमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अभी नेम द वेव्स व्हिच आर यूज्ड फॉर साउंड रेंजिंग। ठीक है, इसका मतलब जो सोनार है तो अल्ट्रासोनिक साउंड, और यू कैन राइट डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड। व्हाई आर द वेव्स मेंशन्ड बाय यू इन पार्ट 1 नॉट ऑडिबल टू अस। तो अब ये ऑडिबल क्यों नहीं है, क्योंकि दे हैव फ्रीक्वेंसी higher than 20,000 हर्ट्ज। हम लोग जो सुनते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, लेकिन अल्ट्रासाउंड का यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी है 20,000 से ज़्यादा होता है, तो हम सुन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डिफाइन हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। हीट कैपेसिटी, तो देख लीजिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड
टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर और टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन, और 1 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं क्योंकि SI यूनिट केल्विन होता है, तो हम कोशिश करेंगे SI यूनिट के हिसाब से डिफाइन करने का, तो इसलिए बाय 1 केल्विन लिखना ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला यदि हम लिखते हैं H इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा T, ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो इसलिए इसका यूनिट लिख सकते हैं, Q का हो गया हीट, इसका मतलब जूल, और चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन, तो जूल पर केल्विन इज द SI यूनिट, ठीक है, जूल पर केल्विन। तो SI यूनिट जब बोलेगा तो डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना है, तो जूल पर केल्विन ही लिखना है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द न्यूक्लियर रेडिएशंस व्हिच अफेक्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो इसमें आप अल्फ़ा एंड बीटा लिखना है, क्योंकि अल्फ़ा निकलने से एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, बीटा निकलने से इंक्रीजेज बाय 1, जैसे हमने ऊपर में किया, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा दोनों ही आंसर होगा, और गामा निकलता है तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा अल्फ़ा बीटा। चलिए सेक्शन 2 में हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a half meter rule is suspended by a thread from a midpoint of the ruler as shown in the diagram. It balances horizontally when 50 gram and unknown weight W are suspended from 10 and 45 centimeter mark respectively. Calculate the magnitude of the weight W. तो अब इसमें जो वेट यहाँ पर लगता है, वेट ऑफ द रूलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगता है, ठीक है। तो अब 3 फोर्स है, तो हम देख सकते हैं। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अभी कौन कौन से फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, कौन से फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अभी 50 जो ग्राम है, 50 ग्राम फोर्स, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस हम करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है देखिए, ये 10 से लेके 25 तक, तो 25 माइनस 10, ये हो गया। अभी ये जो वेट है, वेट ऑफ द रूलर, इसमें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगा है, तो इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ये कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसलिए छोड़ दीजिए इसको। लेकिन जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या पाइवोटेड पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूसरा होता है, तब ये फोर्स भी जो है वो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, जैसे ऊपर में हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। लेकिन इस केस में ये 0 डिस्टेंस में है, इसलिए ये कोई मोमेंट नहीं करेगा। तो अभी W में जाते हैं, तो W करेगा क्लॉकवाइज मोमेंट, देखिए, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इसलिए इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इक्वल टू साइन बीच में आएगा, एक साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट, दूसरे साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो W इंटू क्या होगा, देखिए ये 45 में लग रहा है और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन 25 में, तो 45 माइनस 25 डिस्टेंस चाहिए हमको, ठीक है। तो 50 इंटू 15 इज इक्वल टू W इंटू 20, तो W आ जाएगा 15 इंटू 15 बाई 50 इंटू 15 बाई 20, so 75 by 2, so 37.5 ग्राम W निकाल रहे हैं, ठीक है। वेट W, तो W ग्राम फोर्स लिख दीजिए, 37.5 ग्राम फोर्स। तो ये हो गया इस तरह से तरीका। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना, तो ये हमको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द पुली। अब ये जो पुली है, देखिए ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूवेबल है, तो वेलोसिटी रेशियो 2 हो गया,
हाउ इज इट पॉसिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अभी ये एफर्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, डिफ़िकल्ट डायरेक्शन है, तो इसको नीचे करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक सिंगल फिक्स्ड पुली कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ताकि ये एफर्ट हम नीचे लगा सकें। तो कैसे करेंगे, बाय पासिंग द रोप ओवर द सिंगल फिक्स्ड पुली, और बाय यूजिंग सिंगल फिक्स्ड पुली भी लिख सकते हैं। एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफर्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि वी आर इज इक्वल टू एम ए, इसका मतलब एम ए कितना है, इसमें 2 है, क्योंकि वी आर 2 है। तो अब एम ए का होता है लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू 2। लोड कितना है देखिए 100 न्यूटन बाय ई इज इक्वल टू 2, सो 2E इक्वल्स टू 100, सो E इज इक्वल टू 50, सो 50 न्यूटन, 50 न्यूटन एफर्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन वर्क एंड पावर। वर्क एंड पावर का डिफरेंस है, पहले लिख सकते हैं द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। और दूसरा है वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम बट द पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। तो ये 2 डिफरेंस हो गया। और एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं डेफिनेशन,